Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Probability, Permutation, Combination, Aptitude Maths video lecture on Mathflix by Hashim Zia. स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर नंबर 1 को देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर परमुटेशन के, कॉम्बिनेशन के, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर किया था। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैंने इस बात को भी क्लियर किया था। मगर चूंकि एक वीडियो के अंदर ये तमाम कॉन्सेप्ट समझाए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाएं। सर आपने तो बहुत इजी क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत से बच्चों को शिकवा था मुझसे। हालांकि वो क्वेश्चंस भी मोर देन इनफ थे, मगर स्टिल बहुत सारे बच्चों की चूंकि फरमाइश थी और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो टॉपिक्स मौजूद हैं उन हर इंडिविजुअल टॉपिक के जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, नस्ट के पेपर के अंदर, एनईडी के पेपर के अंदर, जीआईकेआई के पेपर के अंदर, फास्ट के पेपर के अंदर, आईबीए के पेपर के अंदर, सीबीएम के पेपर के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि ईकेट साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकेट साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक आया है उन टॉपिक्स के पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है परमुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी कोशिश होगी कि आज इस परमुटेशन के तमाम पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चंस को देख सकें या नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एटलीस्ट देख सकें कि आपके लिए अब फिर परमुटेशन का टॉपिक बिल्कुल 2+2 की तरह 4 हो जाए, यानी कि इतना ईजी हो जाए कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 नस के 2012 के पेपर में आने वाला आईबीएस साइड और एनईडी साइड भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, मगर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नस के 2012 के पेपर में पूछा गया। क्या कहता है? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 जेड की पावर क्यूब। कह रहे कि बताओ इस लेटर के नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे। अब लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं लिया तो काइंडली पहले उसको जरूर लीजिएगा मेरे स्टूडेंट्स। हम लेक्चर 2, 3, 4 के अंदर डायरेक्टली एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। मैं कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर 1 में डिटेल में दे चुका हूं। इन लेक्चर सीरीज का मकसद यही है कि आपको अब रैपिडली मैं इंशाल्लाह एमसीक्यूज करवा रहा हूं पास्ट पेपर के। तो देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स निकालने हैं। ये बात मैंने आपको परमुटेशन का टॉपिक पढ़ाते हुए समझाई हुई है कि भाई यहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेटर्स के नंबर ऑफ परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट कैलकुलेट करने हैं। तो भाई क्या क्या पैटर्न होगा। रूल नंबर 4 यहां पे मेरा अप्लाई हो रहा है, मेरा फेमस रूल नंबर 4। कैसे, क्या कहा, किस तरीके से कि भाई देखो आपके पास सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का लेटर 2 दफा आ रहा है तभी तो स्क्वायर आ रहा है, वाई का लेटर 4 दफा आ रहा है, और जेड क्यूब का मतलब क्या है? जेड का जो पर्टिकुलर अल्फाबेट है कितनी दफा आ रहा है? 3 दफा आ रहा है। एक्स का अल्फाबेट 2 दफा आ रहा है, वाई का अल्फाबेट 4 दफा आ रहा है, जेड का 3 दफा आ रहा है। रूल नंबर 4 अरेंजमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? टोटल ये कितने अल्फाबेट्स बन रहे हैं? 2x स्क्वायर है, 2x है, y 4 है और z कितने? 3 है। तो क्या हो गया? 3 2 5, 5 और 4 9। टोटल अल्फाबेट्स कितने होंगे? 9। तो टोटल तादाद ऊपर आती है, नीचे इंडिविजुअल तादाद। इंडिविजुअल तादाद क्या है? x कितनी आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। y कितने आ रहे हैं बेटा? 4 आ रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल। z कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल। और यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आपके पेपर के अंदर चारों ऑप्शन, मैंने ऑप्शन यहां पे नहीं लिखे, अगर आपके पेपर के अंदर लेट सपोज इसको फर्दर सॉल्व करने को कहा हुआ है और आप अगर आईबीए साइट पे अप्लाई कर रहे हैं, आईबी का पेपर है या नस्ट का पेपर है या यूईटी का पेपर है या जीआईकेआई का पेपर है, फास्ट का पेपर है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो भाई इसको ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व फैक्टोरियल, ये वीडियो मैंने अलग से भी डाली हुई है, इसको भी आप चेक करिएगा। 9 फैक्टोरियल ओपन कैसे होगा? कभी 9 से लेके बैक साइड पे चले जाओगे और फिर जिसको काटम काटी करनी होगी काट दोगे। क्या बन जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो बेसिक मैथ्स के ऊपर जाओगे। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 2 6, तो इस 3 फैक्टोरियल से 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 क्या होता है? 2 1 2 और 2 4 8। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 7 बच रहा है और फिर 5 बच रहा है। तो आपकी बेसिक मैथ सिंपल से होगी, 9 इंटू 4 कर दो, जो आंसर उसको 7 से मल्टीप्लाई और फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये जब नस के 2012 के पेपर में आया तो ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर इस तरह की वैल्यूज ही थी, तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी ये हो जाएगा। और फर्दर सॉल्व करने को क्या तो फर्दर सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करने पे सॉल्व कर लोगे। मैंने तमाम मल्टीप्लिकेशन
और फैक्टोरियल कैसे ओपन होते हैं इनको सॉल्व करना पहले ही सिखाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह एप्टीट्यूड मैथ्स के तमाम चैप्टर्स पहले ही कवर करवा चुका हूं। अब जो वीडियोस डिजाइन कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर और मशहूर एमसीक्यूज के ऊपर कर रहा हूं, तो आपका ताकि इससे हेल्प हो सके। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 आईबीएस साइड और नस के 2012 के पेपर में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं हो गया? किस पैटर्न पे कर रहे हैं? नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स मांग रहा है। भाई नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स कैसे निकालूंगा? रूल नंबर 4 क्या पढ़ाया था? रूल नंबर 4 यही तो पढ़ाया था कि रिपीटेड वैल्यू अगर आ रही हो, रिपीटेड अल्फाबेट्स अगर आ रहे हो, किस तरीके से सॉल्व करोगे? ऊपर टोटल तादाद का फैक्टोरियल, नीचे इंडिविजुअल तादाद का फैक्टोरियल। टोटल तादाद क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 जेड की पावर क्यूब, यानी कि एक्स का अल्फाबेट 2 दफा आ रहा है, वाई का अल्फाबेट 4 दफा आ रहा है, जेड का 3 दफा आ रहा है। टोटल तादाद कितनी हो गई अल्फाबेट्स की? 9 हो गई, तो ऊपर 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स 2 दफा है तो 2 फैक्टोरियल, वाई 4 दफा है 4 फैक्टोरियल और जेड 3 दफा 3 फैक्टोरियल। सिंपल तरीके से बच्चों की तरह सॉल्व हो गया भाई। बताओ ये क्वेश्चन नस साइड आईबीएस साइड आते हैं, क्यों मुश्किल है? पेपर मुश्किल नहीं है, इजीली यस करोगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंटली बच्चों के कमेंट्स रिव्यूज आके देख लो चैनल के ऊपर, बच्चों ने 75 मार्क्स भी लिए, 68 मार्क्स भी लिए इसी चैनल से पढ़कर। कहने का मकसद क्या है? इजीली बेटा पेपर को एस कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, जीआई की आई और एनईटी के पेपर में भी आया ये क्वेश्चन, नस साइड के ऊपर भी आया, ओईटीपी की किताब से लिया गया एक बेहतरीन क्वेश्चन। जिनको नहीं पता तो बता देता हूं, ओईटीपी नस के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स बुक होती है। तो भाई क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन 52 कार्ड्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक कैन बी अरेंज्ड इन अ रॉ? बहुत सारे बच्चे वैसे आजकल कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को लेकर परेशान चल रहे हैं। बच्चा मैंने बहुत डिटेल में करवाया, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और डिटेल में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या कहता है? हाउ मेनी वेज कैन 52 कार्ड्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक कैन बी अरेंज्ड इन अ रॉ? भाई रॉ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रॉ की प्रोबेबिलिटी कभी भी आपको अगर रॉ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो डायरेक्टली n फैक्टोरियल होती है। मैंने आपको सर्कल की प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया था, बताओ भाई सिखाया था ना, n माइनस कॉमन फैक्टोरियल सर्कल की प्रोबेबिलिटी। और नेकलेस और गार्डन की प्रोबेबिलिटी निकालना भी सिखाई थी कि हाफ ऑफ द सर्कल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू n माइनस कॉमन फैक्टोरियल हो जाएगी। तो रॉ की प्रोबेबिलिटी निकालना आज सीख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नस जीआई की आई एनईडी म्यूट हर जगह पे क्वेश्चन आता है इस तरह का। क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी वेज कैन 52 प्लेइंग कार्ड्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक कैन बी अरेंज इन अ रॉ? कहते हैं रॉ में कैसे अरेंज होंगे? जब उसने रॉ का जिक्र यूज कर दिया ना, रॉ तो हमेशा रॉ की परमुटेशन क्या होती है? n फैक्टोरियल। ये छोटा सा फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, तो सिंपल तरीके से 52 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। कोई मसले की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। हाँ भी बताओ क्लियर है नहीं क्लियर है? बेसिक सी बात है बच्चा, क्लियर होगी इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो बेटा अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि एनईटी साइड पे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, आईबीएस साइड तो ये क्वेश्चन बेतहाशा आता है, एनईटी साइड ऑल्दो इससे बड़ा हल्का क्वेश्चन आता है, बट एक आध दफा ये क्वेश्चन भी आ गया। नस साइड भी अगेन ये क्वेश्चन इसी डिफिकल्टी लेवल या फिर इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आते हैं। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन? आइए डिस्कस कर लेते हैं। कहता है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड काजोल वेयर एली ऑलवेज रिमेन टुगेदर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बताओ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अगेन लेक्चर नंबर 1 बेटा बहुत डिटेल में सिखा चुका, नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकालते हैं वर्ड्स की बताई थी। अब बच्चे कहते हैं सर वो बहुत ईजी थी, तो बेटा मुश्किल वाली अब करवा रहा हूं ना, नस वाली करवाता हूं, आईबी वाली करवाता हूं, फिर देखते हैं आपसे इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा सॉल्व होगा और अच्छा सॉल्व होगा। भाई क्या कह रहा है? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड काजोल वेयर एली ऑलवेज रिमेन टुगेदर। अब मैंने सिंपल वर्ड की तो आपको अरेंजमेंट निकालना सिखाई हुई है, अब ये मुश्किल आ गया। मुश्किल क्या आ गया इसमें? पता नहीं है एली ऑलवेज रिमेन टुगेदर वाली बात क्या कर रहा है। कभी भी एली, कभी भी कोई आपसे आपको वर्ड देके उसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में कह दिया जाए कि भाई ये हमेशा एक साथ रहेंगे, फिर अरेंजमेंट निकालने को कहा जाए, तो मेरी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक अपने जहन में रखिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वर्ड के अंदर क्या कह रहा है, आपको इस कंप्लीट वर्ड की अरेंजमेंट निकालनी है, मगर आपको एक कंडीशन दे दी कि जो एली है ना, ये एली हमेशा एक साथ रहेगा, यानी कि इस एली को आप 2 अल्फाबेट नहीं 1 अल्फाबेट कंसीडर करोगे। कभी भी इस तरह का कोई भी केस आ जाए, मैं इसका एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वो ज्यादा डिफिकल्ट है, वो क्वेश्चन भी आगे ले करवाऊंगा, तो वहां पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि भाई कभी भी ये एक साथ वाला जिक्र आ जाए ना, तो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? सिंपल तरीके से आप चेक कर लीजिए, अगर तो आपका रूल 4 अप्लाई हो रहा है रूल 1, यानी कि सिंपल तरीके से आपके पास आपने चेक कर लेना है कि किस तरीके से आपने पहले तो टोटल परमुटेशन लेनी है, डिवाइडेड बाय, अगर तो रिपीटेड अल्फाबेट्स होंगे तो ऑब्वियसली नीचे डिवीजन के अंदर वो आ रहे होंगे, नहीं तो वरना अगर इंडिविजुअल अल्फाबेट्स हैं यानी कि रिपीटेड नहीं है तो 1 फैक्टोरियल सबका आ रहा होगा, उसको लिखे लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई बाय जो भी ऑलवेज टुगेदर वाले अल्फाबेट्स होंगे ना, जो भी ऑलवेज टुगेदर वाले अल्फाबेट्स होंगे उनका फैक्टोरियल। क्या शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला आपको लिखवा दिया, इस फॉर्मूले को अपने जहन में बिठा लीजिए। कभी भी अगर आपके पास
कभी भी अगर आपके पास ये ऑलवेज टुगेदर वाली फनकारी के क्वेश्चन आ जाए जो कि बेतहाशा आएंगे, इनको करने की शॉर्ट ट्रिक अपने जहन में डाल दीजिएगा। हमेशा टोटल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, इंडिविजुअल या फिर जो भी ऑलवेज टुगेदर वाले अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनके फैक्टोरियल के साथ। कैसे करेंगे अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, सुनिएगा जरा। अब देखिए वर्ड काजोल आ रहा है मेरे पास, एक ये वर्ड कोई काजोल आ रहा है। इस काजोल के अंदर एली के बारे में कहा जा रहा है हमेशा एक साथ रहेंगे। तो इसके अंदर अब टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, पहले कितने थे 1 2 3 4 5 6, पहले 6 थे, अब 6 अल्फाबेट्स नहीं है टोटल, कितने हैं 5 हैं। कितने हैं 5 हैं। कैसे 5 हुए, देखिए 1 2 3 4, और चूंकि एली के बारे में कहा हुआ ये हमेशा एक साथ रहेंगे, ये एक ही अल्फाबेट काउंट होगा। तो टोटल कितने इस पर्टिकुलर लेटर के अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो क्या करना है भाई, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, हमेशा जो साथ रहेंगे जिनके बारे में क्या कहा गया, ये ऐसे 2 अल्फाबेट्स जो हमेशा साथ रहेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही, तो 122 क्या हो जाएगा 2 0 0, 2 2 4 and 2 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 240। यानी कि 240 ऐसे तरीके हैं कि लफ्ज काजोल को अरेंज करने के, जब लफ्ज एली को एक साथ लिखा जाएगा। क्लियर है ये बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑल्दो आईबीए के राउंड 2 में आया, एनईटी के 2018 के पेपर में आया और डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट्स में भी आपको मिल रहा होगा, मगर इससे एक मुश्किल क्वेश्चन है जो कि नस साइड पे भी आया, जो कि यूईटी साइड पे भी आया, जो कि फास्ट साइड पे भी आया। वो कौन सा मुश्किल क्वेश्चन है, लफ्ज डॉटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिलीव मी बड़ा मजे का क्वेश्चन है। पहले बेसिक क्वेश्चन करवा दिया, अब इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। देखो लफ्ज डॉटर, अगेन ये क्वेश्चन तुम्हें आईबीए के पास पेपर्स में मिलेगा, ओईटीबी की नस्ल किताबों में मिल जाएगा, तुम्हें ये क्वेश्चन फास्ट और जीआईकेआई साइड पे भी मिल जाएगा कि लफ्ज डॉटर को अरेंज करना है, मगर कंडीशन दे दी कि जो टी आर है ना, ये टी आर हमेशा एक साथ लिखा जाएगा। तो मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता दी ना, अब तो चुटकी बजाते हुए सॉल्व करोगे। क्या शॉर्ट ट्रिक बताई कि भाई टोटल लेटर्स मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज टुगेदर अल्फाबेट्स, सॉरी टोटल अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज टुगेदर अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल अल्फाबेट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब सिंपल वर्ड था तब 8 थे। अब चूंकि टी आर हमेशा एक साथ लिखा जाएगा तो अल्फाबेट्स कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये पूरा का पूरा एक ही काउंट होगा तो 6। टोटल कितने अल्फाबेट्स हो गए 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज टुगेदर वाले कितने हैं 3 है ना, टी आर एक साथ हमेशा लिखे जाएंगे 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल आई गेस 720 आई बिलीव, एंड 3 फैक्टोरियल का आंसर 6, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा अरेंज करने का। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। आई होप अब अगर ये पेपर में आएगा तो आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, मुझे बताओ भाई क्या मुश्किल है इसके अंदर। लोग कहते हैं आईबीए का पेपर मुश्किल आता है, लोग कहते हैं नस का पेपर मुश्किल आता है। बिलीव मी इसी चैनल के काफी स्टूडेंट्स नस में भी गए, आईबी में भी गए, इन्हीं लेक्चर्स को देख के मेरे नहीं ख्याल में कोई पेपर मुश्किल आता है। और एनईडी मेहरान साइड तो है ही बेतहाशा मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई मुश्किल यूनिवर्सिटीज के अंदर ही बेतहाशा गए, और एनईडी आईबीए साइड भी मेहरान साइड भी बहुत सारे गए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4A की जानिब। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में मसला हो रहा, तो मैंने सोचा भाई इस लेक्चर के अंदर तमाम इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स बेस्ड क्वेश्चन करवाऊं। तो आइए जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। ये क्वेश्चन नस साइड पे भी आ चुका है बेतहाशा बार, आईबीए साइड पे भी आ चुका है, जीआईकेआई साइड पे भी मिलेगा, फास्ट साइड पे भी मिलेगा, एनईडी साइड पे भी मिलेगा। जब मैं बात कहता हूं कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में आया हुआ, जाहिर सी बात है उसकी इंपॉर्टेंस का आप आलम देख सकते हो, और ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है इन दी वर्ड डॉटर हाउ मेनी ऑफ दीज विल अकर विद द लेटर आर एट द 5th प्लेस। अब बताओ जरा आंसर क्या होगा। अभी तक सोच रहे थे सर ने 2-3 और क्वेश्चन करवा दिए, तो अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जरा सॉल्व करके दिखाओ मुझे बेटा कैसे सॉल्व करोगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन दी लेटर इन दी word daughter how many of these will occur with the letter R at the 5th place। या फिर ये क्वेश्चन आईबीएस साइड नस साइड ऐसे भी आता है किस तरीके से, how many of these will occur if the alphabet D is fixed, या if the alphabet E is fixed, यानी कि कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट को फिक्स कह देता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्या डिफिकल्टी है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप नॉर्मली इस लफ्ज डॉटर को काउंट करो, इसमें कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं। भाई देखो एक डी आ रहा है, ये क्वेश्चन गौर से समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लफ्ज डॉटर को काउंट करो, इसमें कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, DAUGHTER।
इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आ रहे हैं बेटा? डी आ रहा है, ए आ रहा है, यू आ रहा है, जी आ रहा है, एच आ रहा है, टी आ रहा है, ई आ रहा है, आर आ रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल अल्फाबेट्स कितने आ रहे हैं? 8। भाई डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल अल्लाह के वास्ते में लिख देना, आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि लेटर आर जो है ना ये हमेशा 5वीं प्लेस पे आना चाहिए। ये जो लेटर आर है ना ये हमेशा 5वीं पोजीशन पे आना चाहिए। यानी कि लेटर आर को एग्जामिनर चाहता है कि तुम फिक्स कर दो। अगर तुम्हारे पास टोटल कितनी प्लेसेस आ रही हैं, परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है, प्लेसेस का कॉन्सेप्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल ये 8 प्लेसेस आ रही हैं, 8 प्लेसेस। इनमें से एग्जामिनर क्या चाहता है कि जो 5वीं प्लेस है ना, 5वीं प्लेस है वहां पे हमेशा आर आए। यानी कि दर हकीकत उसने तुम्हें आर की जो अल्फाबेट है उसको फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब आर का अल्फाबेट को अब अरेंज नहीं करना, आर का अल्फाबेट उसने फिक्स कर दिया कि ये हमेशा 5वीं प्लेस के ऊपर ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डी को कर देता है, डी को पहली प्लेस पे कर दे, या ई को दूसरी प्लेस पे कर दे। यानी कि एग्जामिनर की चॉइस है, किसी को भी फिक्स कर देता है। ये फिक्सिंग वाले जो अल्फाबेट्स की फिक्सिंग वाले वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये और ज्यादा आती है, यकीन मानिए। अब इसलिए क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, इसने लेटर आर को 5th प्लेस पे फिक्स कर दिया। तो पहले टोटल अल्फाबेट्स कितने थे इनको अरेंज करवाना था? 8 थे। अब 8 में से जो एक अल्फाबेट है उसको फिक्स कर दिया, तो अब ये कितने बचे? 7 बचे। तो 7 फैक्टोरियल कर दीजिए। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर अगेन अगर आईबीए साइड अप्लाई कर रहे हो बच्चा, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, नस्ट हो गई, आईबीए हो गई, जीआईकेआई हो गई, फास्ट हो गई, बेसिक स्क्वायर, बेसिक क्यूब, 10 तक के फैक्टोरियल आपको याद होने चाहिए। चलो 8 तक के फैक्टोरियल कर लो। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 5040। तो आंसर सिंपल तरीके से आ गया 5040। इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से पूछ सकता हूं कि भाई ये वर्ड डॉटर आ रहा है, इस वर्ड डॉटर में डी को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया जाए, तो बताओ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी? भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जामिनर ने एक आपके अल्फाबेट को फिक्स कर दिया, यानी कि उसको अरेंज नहीं करवाना, तो बाकी अल्फाबेट्स को फिक्स करवाओगे। बाकी अगर टोटल लफ्ज डॉटर के अंदर अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 में से एक फिक्स हो गया, 7 फैक्टोरियल आंसर होगा। भाई ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जब मैं लिखता हूं नस साइड भी आया, आईबीए साइड भी आया, जीआईकेआई साइड भी आया, जरूरी नहीं है कि डिट्टो छाप के आएगा, ऑब्वियसली उससे मिलता जुलता। लेट्स वेरी कॉमन थिंग कि भाई मैंने किसी एक पर्टिकुलर जगह से उठाया होगा और भी दूसरी कई यूनिवर्सिटीज के पेपर में इसको देखा होगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्या बात करी यहां पे, क्या बात नहीं करी, कि जब कभी अल्फाबेट को फिक्स कर दिया जाएगा तो आप उसको ऑब्वियसली उसको अरेंज नहीं कर सकते, तो टोटल में से वो कट जाएगा और बाकियों की आप अरेंजमेंट निकाल लोगे तो आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई? अब चलते हैं 4 के पार्ट बी के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज के पूरे लेक्चर का। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब जिस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, आज के लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कि यूईटी लाहौर साइट पे आया, जो कि नस साइट पे आया, जो कि आईबीए साइट पे आया, बेतहाशा इंपॉर्टेंट। वो बच्चे जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं, मेहरान की तैयारी कर रहे हैं, बच्चा आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो इजी चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें जीमेट लेवल तक के ऊपर मिल रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन द वर्ड डॉटर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ द वॉवेल्स आर टू बी प्लेस्ड एट सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ प्लेस। दिखने में तो बड़ा मासूम लगता है, फिर सर क्यों इसको मिलियन डॉलर्स कह रहे हैं? बच्चा कॉन्सेप्ट बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, टिका के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, टिका के। अच्छा सबसे पहले तो अगर मैं एक छोटी सी बात कर लूं, प्रेप 1 क्लास, प्रेप 2 क्लास हम सबने पढ़ी भी होगी आई गेस। तो भाई वॉवेल्स क्या होते हैं? दुनिया में कोई भी लेटर होता है, लेटर में 2 तरह की चीजें होती हैं, या तो वॉवेल्स होती हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स क्या होते हैं भाई? बचपन में पढ़ा होगा AEIOU। वॉवेल्स क्या होते हैं भाई? इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बेसिक नॉलेज पहले अल्लाह के वास्ते होनी चाहिए। वॉवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। और कंसोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवेल्स के अलावा जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो लफ्ज डॉटर है ना, ये जो वर्ड डॉटर है, इस वर्ड डॉटर के अंदर जो वॉवेल्स आ रहे हैं उनको एग्जैक्टली सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ प्लेस पे रखना है। बहुत दफा ये क्वेश्चन चेंज होके ऐसे भी आता है कि वॉवेल्स को इवन प्लेसेस पे रखना है। अगर आप आईबीए की तैयारी कर रहे हो, नस की तैयारी कर रहे हो, आपने लाजमी तौर पे सेट की किताबों के अंदर, कॉलेज पांडे की किताबों में लाजमी इन क्वेश्चंस को भी देखा होगा। अगेन क्योंकि क्वेश्चन मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो तुम्हारे पेपर में बिल्कुल आ सकता है, अगर यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा भी अच्छा है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑल्टर होके, थोड़ा सा चेंज होके आपको और डिफरेंट किताबों में ऐसे भी मिल रहा होगा, इफ वॉवेल्स आर टू बी प्लेस एट इवन प्लेसेस या ऑड प्लेसेस। एग्जामिनर की चॉइस है, कुछ भी दे सकता है, तभी ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनबीएस की तैयारी करो, नेशनल बिजनेस स्कूल की या आईबीए की या लम्स वगैरह की, तो आप कॉलेज पांडा वगैरह की किताबें देख रहे होगे, सेट की जो किताबें होती हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे करके भी आपको मिलेगा। जब मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मींस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, अगर उस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड अच्छे है तो वहां पे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो लफ्ज डॉटर है ना, वर्ड डॉटर, इसके अंदर जो वॉवेल्स आ रहे हैं उन वॉवेल्स को आपने सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ प्लेस के अंदर रखना है और फिर उसकी अरेंजमेंट बतानी है। अरेंजमेंट कैसे होगी, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, यानी कि अरेंजमेंट कैसे फॉर्म हो सकती है अगर मैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ प्लेस के ऊपर अपने वॉवेल्स को पुट करूं। अच्छा भाई, कर देखते हैं। तो एक चीज तो हमने क्या देख ली, पढ़ ली, वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो भाई इस लफ्ज डॉटर में कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, देखिए एक ए आ रहा है, एक यू आ रहा है और एक ई आ रहा है, यानी कि तीन ही वॉवेल्स आ रहे हैं। कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं। एक और चीज मैंने क्या बताई, वॉवेल्स के अलावा वर्ड में क्या चीज एग्जिस्ट करती है, उसको कंसोनेंट कहते हैं, जो वॉवेल्स के अलावा होती है। तो बाकी कंसोनेंट कितने आ रहे हैं, डी भी होगा, जी भी होगा, टी भी होगा, ई भी होगा, आर भी होगा। तो अभी तक जो छोटा सा डेटा है ना, उस डेटा को लिख लेता हूं मैं। अभी तक क्या पता चला भाई, इस लफ्ज डॉटर के अंदर टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल अल्फाबेट्स कितने आ रहे हैं मेरा बच्चा इस लफ्ज डॉटर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने आ रहे हैं बच्चा, टोटल अल्फाबेट्स आ रहे हैं 8। कितने आ रहे हैं टोटल अल्फाबेट्स, 8। मैंने जल्दी में लिखा है भाई, स्पेलिंग मत जाना। टोटल अल्फाबेट्स कितने होगा बच्चा, 8। अच्छा, टोटल कितनी प्लेसेस की बात कर रहा है, देखो कितनी प्लेसेस की बात कर रहा है, 3 प्लेसेस का जिक्र है क्वेश्चन के अंदर कि वॉवेल्स को कहां कहां पुट करना है, या तो सेकंड प्लेस पे या फोर्थ पे या सिक्स्थ पे। तो टोटल प्लेसेस कितनी दे रहा है मुझे प्लेस करने के लिए, प्लेसेस दे रहा है 3, यानी कि प्लेसेस कितने दे रहा है 3। क्वेश्चन में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने आ रहे हैं, अगर मैं ये फाइंड कर लूं भाई, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं इस वर्ड के अंदर, 3 वॉवेल्स हैं। कितने वॉवेल्स हैं, 3 वॉवेल्स हैं। तो अगर मैं इस बात की पहले नंबर ऑफ वेज निकाल लूं कि भाई ये वॉवेल्स इन प्लेसेस पे कैसे अरेंज हो सकते हैं, तो बहुत ही आसान सी मेरे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि अगर मैं सबसे पहले इस बात को कैलकुलेट कर लूं कि भाई इस मुझे कितनी प्लेसेस के ऊपर वॉवेल्स पुट करने की जरूरत है, खाली 3 प्लेसेस के ऊपर, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के ऊपर, और नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने गिवन है, 3 गिवन है। तो नंबर ऑफ वेज प्लेसमेंट के कितने आ जाएंगे, बहुत ही आसान सी मैथ्स, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 3 कॉम्बिनेशन 3 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 कॉम्बिनेशन 3 क्यों करा, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेसेस भी मुझे 3 गिवन है और नंबर ऑफ वॉवेल्स भी मुझे 3 गिवन है। तो मैंने नंबर ऑफ वेज निकाल लिए, वॉवेल्स को इन दी गई जगहों के ऊपर पुट करने के कितने तरीके हैं, कितने सिलेक्शन कर सकता हूं। सिलेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन। देखो क्वेश्चन परमुटेशन का है मगर अंदर कॉम्बिनेशन भी यूज हो रहा है। क्या कहा मैंने कि भाई सबसे पहला काम क्या करा, अभी तक किसी बच्चे को मसला हो रहा है, सबसे पहला काम करा कि लफ्ज डॉटर में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनको लिख लिया, फिर इस लफ्ज डॉटर में कितने आपके पास वॉवेल्स आ रहे हैं उनको लिख लिया। चूंकि वॉवेल्स को सिर्फ 6th, 4th और सेकंड प्लेस पे प्लेस कर सकता हूं, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के ऊपर, तो यानी कि प्लेसेस मुझे कितनी गिवन है, 3 प्लेसेस गिवन है। लेट सपोज एक क्वेश्चन चेंज होके इवन प्लेसेस भी आ जाता, तो फिर मेरे पास एक और जगह 8 प्लेस भी आ जाती, तो फिर नंबर ऑफ प्लेसेस 4 हो जाती, 3 नहीं रहती। तो ये छोटी सी बात है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ जाता है आईबीएस साइड, लम साइड, नस साइड। तो आपने परेशान नहीं होना, सिंपल तरीके से करना है। अगेन अगर मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली आसान क्वेश्चन बेटा कर सकते हो। तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी आ गई, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के लिए 3 आ गई, और नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने इस लफ्ज डॉटर के अंदर, 3 गिवन है। तो आपने सबसे पहला काम ये निकाल लिया, नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लिए, सेलेक्ट करने के किस तरीके से आप पर्टिकुलर अपने वॉवेल्स को इन प्लेसेस में भेज सकते हो। 3 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर आ गया। अच्छा भाई, अब क्या काम करेंगे, अब मैं ये देख लेता हूं कि भाई वॉवेल्स को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे। तो वॉवेल्स की अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे, अगर वॉवेल्स की अरेंजमेंट मुझे कैलकुलेट करनी है, अरेंजमेंट कैलकुलेट करनी है, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने मेरे पास हैं, 3। तो अरेंजमेंट कैलकुलेट करनी है, वॉवेल्स 3 आ रहे हैं, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6। यानी कि वॉवेल्स की अरेंजमेंट कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकता हूं वॉवेल्स को, परमुटेशन है, सिंपल तरीके 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कंसोनेंट देख लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट मुझे कितने गिवन है। कंसोनेंट किसको कहते हैं, वॉवेल्स के अलावा जो भी वर्ड में एग्जिस्ट कर रहा होता है। बच्चा परेशान ना हो, तुम में से किसी को भी अगर मसला हो रहा है काइंडली स्किप मत करना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछ जाएगा इतना मुश्किल, स्किप मत करना, आ सकता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी। पहले समझो क्या कह रहा हूं, दोबारा रिपीट करूंगा मसला होगा तो। नंबर ऑफ कंसोनेंट्स यानी कि जो भी तुम्हारे पास ये वॉवेल्स के अलावा वाली चीजें सारी कंसोनेंट होती हैं। तो भाई 8 टोटल लेटर थे, 3 अगर वॉवेल्स आ रहे हैं 3 हटा दो, 8 में 3 माइनस कर दो, यानी कि 5 जो आए हैं ये कंसोनेंट है। यानी कि वॉवेल्स के अलावा कितने अल्फाबेट से
कंसोनेंट्स जो आ रहे हो 5 आ रहे हैं, तो कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट कैलकुलेट कर लेता हूं भाई। कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी सिंपल तरीके से 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120। अब फाइनली मैं अपना आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज वॉवेल्स को कंसोनेंट के साथ मिला के वर्ड्स की फॉर्म करने के, अरेंज करने के कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज जो मेरा फाइनल चीज है भाई, जो आंसर मेरे पास ये आया वॉवेल्स को अरेंज करने का, सॉरी नंबर ऑफ वेज वॉवेल्स को प्लेस करने का, वॉवेल्स की अरेंजमेंट का और फाइनली कंसोनेंट्स के अरेंजमेंट का, तो क्या आ गया 1 इंटू 6 इंटू 120। डेट इज ऑब्वियस, क्या आंसर बन जाएगा 6 और 0 12 720। तो मेरे पास 720 वर्ड्स आ सकते हैं अगर मैं वॉवेल्स को सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स प्लेस के ऊपर डाल रहा हूँ। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे को मसला हो रहा है किस पैटर्न पे बेटा सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, आपको एक वर्ड डॉटर गिवन है, सही है ना। उस लफ्ज डॉटर के अंदर आपके पास 3 वॉवेल्स हैं। आपसे कहा जा रहा है बताओ इस वर्ड डॉटर में जितने भी वॉवेल्स हैं उनको किस तरीके से सेकंड, फोर्थ और सिक्स प्लेस पे पुट कर सकते हो। अगेन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल होकर आ जाए तो आपसे कह देगा कि भाई इवन प्लेसेस के ऊपर या ऑड प्लेसेस के ऊपर, तो ऑब्वियसली आप इवन प्लेसेस देख लोगे, इवन कौन कौन सी होती हैं, तो सेकंड भी होगी, फोर्थ भी होगी, सिक्स भी होगी और 8 भी होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेस क्या आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, 4 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। कोई मसले की चीज थोड़ी है भाई, बेसिक बातें हैं सारी की सारी। तो अगर तुमने एक क्वेश्चन भी जैसा देख लिया तो जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या कहा, इन दी वर्ड डॉटर आपको ये बात डिटरमाइन करनी है कि वॉवेल्स जो है ना ये सेकंड, फोर्थ से प्लेस कैसे आ सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कौन सा मजे का है कि भाई आपने सिंपल तरीके से पहले टोटल अल्फाबेट देख ली, डॉटर में कितने होते हैं, कितने होते हैं 8 होती हैं। उसके बाद आपने वो प्लेसेस देखी, आपको किन प्लेसेस के ऊपर वॉवेल्स को डालना है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स, यानी कि 3 प्लेसेस की आपको याद दी हुई है। फिर आपने नंबर ऑफ वॉवेल्स देखे डॉटर में कितने होते हैं, बेसिक सी बात है यार, कितने होंगे 3 होंगे, तो आपने 3 कर लिए। अब सबसे पहली चीज जो आपने निकाली नंबर ऑफ वेज निकाल ली, यानी कि वॉवेल्स को उनकी डिटरमाइंड जो प्लेस कही हुई है, वॉवेल्स को जिन प्लेसेस के ऊपर भेजने का कहा हुआ है उन पे जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं। जाहिर सी बात है सिलेक्शन होगी, क्योंकि वॉवेल्स को सेलेक्ट करूंगा 3 में से कोई सा कौन सा वॉवेल किस प्लेस पे जाएगा, सिलेक्शन आ गई, सिलेक्शन आ गई तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा, आंसर 1 आ गया। अब फिर मैंने वॉवेल्स की अरेंजमेंट निकाली कि वॉवेल्स को अरेंज कैसे किया सकता है आगे पीछे करके, तो वो ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल आ गई जो 6 होगी। फिर मैंने कंसोनेंट देखे, कंसोनेंट्स कितने, कंसोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवेल्स के अलावा जो भी अल्फाबेट एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली क्या होगा 5, तो कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट क्या आ जाएगी 5 का फैक्टोरियल 120। लास्ट में इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरीके से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकता हूं, कितने अरेंजमेंट कर सकता हूं अगर मैं वॉवेल्स को सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ प्लेस पे रखूं और फिर कंसोनेंट्स को आप आगे पीछे अरेंज कर रहा हूं। फिर कंसोनेंट्स को आगे पीछे अरेंज करने के ऊपर कितने मेरे पास पर्टिकुलर वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट आ सकती है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। क्लियर है भाई? अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, चीयर्स, ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में सिखाया, आई होप क्लियर होगा। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको हाथ से बेटा प्रैक्टिस करें, एक दफा प्रैक्टिस करें, इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में एटलीस्ट मसला होना चाहिए। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंशाल्लाह इजी मैंने बना दिया है। क्लियर है ना भाई? इजी बना दिया है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंशाल्लाह इजी होगा, कोई मसले की चीज नहीं, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा बेटा, आपको बहुत इजीली क्लियर होगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आती हैं। एनईडी और म्यूट के पास पेपर से लिया गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 6 रिंग्स इन 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। भाई मैंने पहले लेक्चर के अंदर परमुटेशन के तमाम रूल्स आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता सर आपने रूल्स नहीं पढ़ाए। परमुटेशन का रूल नंबर 3 क्या पढ़ाया था बेटा आपको, कि कभी भी अगर आपके ऊपर रिपीटेडली कोई काम हो रहा हो, आपको एन भी गिवन हो, आर भी गिवन हो, क्या करोगे, सिंपल तरीके से जो आपके पास एन की पावर पे आर का फॉर्मूला यूज होता है। क्या कॉन्सेप्ट दिया था बेटा? हाँ तो भाई क्या कॉन्सेप्ट दिया था आपको, कभी भी अगर आपके पास परमुटेशन एन निकालनी हो किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जब रिपीटेशन उस पर अलाउ कर दी जाए, मगर ऑब्जेक्ट सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो भाई देखो 6 आपको रिंग्स गिवन और 4 फिंगर्स हैं, ऑब्वियसली आपकी हर उंगली जो होती है बेटा दूसरी उंगली से डिफरेंट होती है, यानी कि 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और रिंग्स कितनी है 6 आपके पास आ रही हैं। तो
मैंने क्या कहा था, बड़ी वाली चीज हमेशा n होती है, छोटी वाली चीज हमेशा क्या होती है, r होती है। तो क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सिंपल तरीके से 6 की पावर 4, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो, n की पावर r, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो, n की पावर r। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। ये सारे रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 परमोटेशन के टॉपिक में लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल में समझाए हैं। अगेन पहले बता चुका हूं, लेक्चर 1 में मैं मेन कॉन्सेप्ट दे चुका था। ये जो लेक्चर आपके सामने आ रही है, आपकी फरमाइश के ऊपर आ रहे हैं कि सर डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दीजिए, सर मुश्किल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा दीजिए, सर नस के पास पेपर भी सॉल्व करवा दीजिए, सर एनईटी के पास पेपर्स के क्वेश्चन भी करवा दीजिए, सर जीआई के आईएफआर के क्वेश्चन भी करवा दीजिए, या आईबी के भी करवा दीजिए। ये उसके ऊपर भी मैं लेकर आ रहा हूं, बट मेजर कॉन्सेप्ट मैं आपको लेक्चर 1 में बेटा डिलीवर कर चुका था। तो ये आपको बात समझाई थी कि कभी भी अगर आपके पास रिपीटिशन अलाउड हो, रिपीटिशन अलाउड हो मगर ऑब्जेक्ट्स क्यों डिफरेंट हो, जाहिर सी बात है भाई, आपके पास 6 रिंग्स हैं, उनको आप उतार के ऑब्वियसली रिपीट करके पहन सकते हो, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। 4 फिंगर्स है, चारों फिंगर्स डिफरेंट होती हैं, तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, और सिंपल तरीके से आप क्या करोगे भाई, n की पावर r आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, तो 6 की पावर 4 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लीजिए, एनईटी और जीआई के साइड पे पास पेपर से लिया गया। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes बी अवॉर्डेड इन 3 स्टूडेंट इफ ईच स्टूडेंट कैन रिसीव ऑल 4 prizes। अगेन इस बात को देख लीजिए बेटा, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि 4 तोहफे हैं और वो 3 स्टूडेंट्स में बांटने हैं, मगर कंडीशन क्या दे रहा है कि वो चारों के चारों जो प्राइजेस हैं वो हर बच्चा लेने की उसमें कुवत रखता है, हर बच्चा वो प्राइजेस ले सकता है। इसका मतलब क्या है, रिपीटिशन अलाउड है। रूल नंबर 1 में भी रिपीटिशन अलाउ नहीं होती, रूल नंबर 2 में भी रिपीटिशन अलाउ नहीं होती, रूल नंबर 3 में भी रिपीटिशन अलाउ होती है, रूल नंबर 4 में भी अलाउ होती है, मगर रूल नंबर 4 जो होता है वो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो फाइनली कौन सा रूल यहां पे अप्लाई करोगे भाई, परमुटेशन का रूल नंबर 3। अगेन ये कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में बेटा दे चुका था, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको ये टॉपिक रूल वाइज पढ़ाया था कि किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर में अपेयर हो रहे होगे, ये तुम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। तो रूल नंबर 1 और 2 के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं होती है, यहां पे आपको साफ कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है। इफ ईच स्टूडेंट कैन रिसीव ऑल द 4 प्राइजेस, यानी कि रिपीटिशन अलाउड दी जा रही है। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, क्या कहा, बड़ी वाली वैल्यू 4 क्या बन जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू n होती है, छोटी वाली वैल्यू r होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 की पावर 3। तो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं भाई, देखिए n क्या है 4 है, r क्या है 3 है, क्योंकि छोटी वाली चीज हमेशा r होती है, बड़ी वाली चीज हमेशा n होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी अगर आपके पास रिपीटिशन अलाउड हो और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होना शर्त है। तो देखो ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है ना, 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों के तीनों स्टूडेंट डिफरेंट होंगे, जाहिर सी बात है पहला स्टूडेंट दूसरे डिफरेंस होगा ना यार। अगर दो सेम भाई भी हो, जुड़वा भाई भी, दोनों डिफरेंट होते हैं भाई, एक अपना काम करेगा दूसरा अपना काम करेगा। तो रिपीटिशन तो अलाउड है मगर स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। सिंपल तरीके से क्या करोगे भाई, ऑब्जेक्ट r होता है, क्या फॉर्मूला है, n की पावर r, n क्या है 4 पावर में 3, सिंपल तरीके से आंसर आ गया। परमुटेशन का रूल नंबर 3 यूज करेंगे भाई, यही रूल मैंने आपको तभी इसलिए पढ़ाया था कि हर क्वेश्चन को इंशाल्लाह सॉल्व कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, अगेन ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, जैसा पैटर्न का क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन करवा भी जैसा क्वेश्चन आ रहा है, नस साइड पूछा गया, एनईडी साइड पूछा गया, आईबीए साइड ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है, देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर अ पोस्ट, वन ऑफ देम इज इलेक्टेड बाय 7 वोट्स, हाउ मेनी वेज कैन द पोलिंग बी डन इफ ईच कैंडिडेट कैन रिसीव ऑल दी 7 वोट्स। क्या कह रहा है, 3 बंदे हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं, जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू कौन सी है 7 3, बड़ी वैल्यू जो होती है हमेशा n होती है, छोटी वाली हमेशा क्या होती है भाई r होती है। ऑब्जेक्ट्स कितने गिवन है, 3 कैंडिडेट्स का जिक्र है, जाहिर सी बात है हर कैंडिडेट दूसरे से डिफरेंट होगा, हर कैंडिडेट दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द पोलिंग बी डन इफ ईच कैंडिडेट कैन रिसीव ऑल 7 वोट्स। जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, रिपीटिशन अलाउड है कि हर कैंडिडेट को तमाम वोट पढ़ सकते हैं। इट सिंपली मींस कि रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। कौन सा रूल यूज करोगे, परमुटेशन का रूल नंबर 3। क्या कहता है, 7 की पावर 3 तुम्हारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा, क्योंकि छोटी वैल्यू r होती है ऑब्जेक्ट, बड़ी वाली जो नंबर होता है उसको आप n कहते हो, टोटल टर्म। तो क्या बन जाएगा, 7 की पावर 3 आपका आंसर होगा। भाई बताओ इसमें क्या मुश्किल चीज है, कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर 1 में दिया था, यही तो कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई कभी भी आपके पास रूल 1 रूल 2 रूल 3 रूल 4 चारों रूल्स को बहुत डिटेल में सिखाया था। क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चों, आंसर क्या होगा 7 की पावर 3। अच्छा तो बेटा सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 8
क्या कह रहे हैं आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्वेश्चन जो आपको एनईडी साइड भी मिलेगा, म्यूट साइड भी मिलेगा, आईबीए साइड भी मिलेगा, नस साइड भी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगने में बड़ा मासूम और मजे का क्वेश्चन है, लिटरली बड़े मजे का क्वेश्चन है। काउंटिंग टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। अगेन चैप्टर नंबर 7 जब मैंने आपको पढ़ाया था परमुटेशन प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन का एप्टीट्यूड के अंदर, जिसका लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर सबसे पहला काम मैंने काउंटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करा था आपके साथ, जो कि हकीकत परमुटेशन का ही छोटा भाई एक होता है। क्या कह रहा है, देयर आर 4 ट्रैक्स अवेलेबल इन मूविंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद। कहता है तुम्हारे पास कराची से हैदराबाद जाने के लिए 4 ट्रैक्स मौजूद हैं। ये क्वेश्चन बड़े मजे का है। काउंटिंग टेक्निक्स और परमुटेशन के क्वेश्चन बड़े मिलते जुलते होते हैं, पहले बता देता हूं आपको, बहुत क्लियरली इनको समझना है। क्या कह रहा है, आपके पास 4 ट्रैक्स अवेलेबल हैं कराची से हैदराबाद जाने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल ये कराची है और ये मेरे पास हैदराबाद आ रहा है। कहता है कि मेरे पास 4 तरीके हैं कराची से कहां जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए। जिस तरह क्वेश्चन समझा रहा हूं उसको समझिएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। कहता है ऑल्सो 3 ट्रैक्स आर अवेलेबल फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर। कहता है कराची से हैदराबाद जाने के लिए कितने हैं, 4 ट्रैक्स, और फिर हैदराबाद से लाहौर जाने के लिए 3 ट्रैक्स अवेलेबल हैं। तो 4 ट्रैक्स अवेलेबल हैं कराची से हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद से लाहौर के लिए कितने अवेलेबल हैं, 3 ट्रैक्स। कहता है हाउ मेनी वेज कैन वन गो फ्रॉम कराची टू लाहौर बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रैक्स। क्वेश्चन बड़े मजे का, लिटरली बड़े मजे का। पहले बता चुका हूं, परमुटेशन हो, कॉम्बिनेशन परमुटेशन हो, आपको ये आईबीएस साइड भी बहुत ज्यादा मिलेगा, ये आपको नस साइड भी बेताशा मिलेगा, फास्ट साइड भी मिलेगा, एनईडी साइड भी मिलेगा, मेहरान साइड भी मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा आपको ये। क्या कह रहा है कि भाई कराची से हैदराबाद जाने के तरीके 4 हैं, 4 रास्ते हैं, हैदराबाद से लाहौर जाने के 3 रास्ते हैं। तो बताओ कोई बंदा अगर कराची से लाहौर जाना चाहे डिफरेंट ट्रैक्स को बदल के, यानी कि डिफरेंट तरीकों से जाना चाहे, तो उसके बाद कितने नंबर ऑफ तरीके होंगे कराची से लाहौर जाने के, कितने नंबर ऑफ तरीके होंगे कराची से लाहौर जाने के। भाई काउंटिंग टेक्निक्स का प्रिंसिपल आपको लेक्चर 1 में सिखा चुका हूं। सिंपल तरीके से इंडिविजुअल वेज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, 4 3 12 बन जाएगा, तो 12 तरीके होंगे कराची से लाहौर जाने के। क्लियर है, नहीं क्लियर है? काउंटिंग टेक्निक्स लेक्चर नंबर 1 में करवा चुका हूं इसको। क्वेश्चन में आपको चूंकि कहीं परमुटेशन अरेंजमेंट नहीं करनी, तो इसने परमुटेशन के पैटर्न पे नहीं सॉल्व होगा, काउंटिंग टेक्निक से पैटर्न पे सॉल्व होगा, और इसको सॉल्व करने का तरीका पहले भी समझाया हुआ है आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आसान सा क्वेश्चन है, तमाम बच्चों को हलवे की तरह क्लियर होगा कि भाई कराची से हैदराबाद जाने के 4 तरीके, हैदराबाद से लाहौर जाने के 3 तरीके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज आ सकते हैं कराची से लाहौर के बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रैक्स, तो इंडिविजुअल वेज को मल्टीप्लाई करवा के सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। भाई मैंने इस तरह की आपको एग्जांपल वो होटल वाली, रूम वाली भी करवाई हुई है आप लोगों को। अब जो बेटा क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आज के लेक्चर का बस सेकंड लास्ट लेक्चर, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, वो चूंकि बहुत दफा आया इसलिए उसको भी करवा के बस फिर परमुटेशन का फाइनली हमारा टॉपिक नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ एंड हो जाएगा, पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन। फिर मेरे नहीं ख्याल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचेगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते इंशाल्लाह इस लेक्चर को मजीद लेने के बाद परमुटेशन के टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 9, अभी क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सर, आपने स्पेस छोड़ी हुई है, पता नहीं क्या है। बेटा ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्वन नहीं है, तो डायरेक्टली इसको अपने जहन में बिठा लीजिएगा, क्या है क्या नहीं मैं समझा देता हूं। क्या कह रहा है, आईबीएस साइड भी आ चुका है, नस साइड भी आ चुका है, एनईडी साइड भी बेतहाशा आ चुका है। ज्यादातर आईबीएस साइड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, नस साइड भी बेतहाशा आता है ये टॉपिक, और एनईडी साइड भी आ रहा होता है, मेहरान साइड पे भी। क्या कहता है, एज्यूमिंग दैट द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, या इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो मैंने एक साथ ही क्वेश्चन को लिख दिया कि भाई या तो कंडीशन गिवन होगी डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, या नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, या कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। दोनों सूरतों में सॉल्व कर रहे होंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट्स positive whole numbers can be formed with the number 1111111। बड़े मजे का है, लिटरली मजे का क्वेश्चन है। मैंने आपको याद करिए लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन करवाए हुए थे, और जिस उम्दा तरीके से करवाए थे मुझे इसे और नहीं करवाना था। जिस तरीके से मैंने आपको लेक्चर 1 में क्वेश्चंस करवाए थे और नहीं डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत डिटेल में करवा दिए थे वो क्वेश्चंस, और बहुत मजे के साथ करवाए थे, आपको समझ में भी आए थे, जो कमेंट्स पढ़ के अंदाजा भी हुआ था मुझे। तो भाई देखो, अब ये क्वेश्चन अगर करवा रहा हूं ना, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का लेवल है। ये क्वेश्चन आईबीएस साइड भी बेतहाशा आया, सेम क्वेश्चन डिट्टो छाप के, नस साइड पे भी आया हुआ है, एनईडी साइड पे भी आया हुआ है, मेहरान साइड पे भी आया हुआ है, जीआईके साइड पे भी आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, आओ केस नंबर ए पहले सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर ए यानी कि अगर रिपीटिशन अलाउड फॉर एग्जांपल नहीं है, जो रिपीटिशन अलाउड है, कैन बी रिपीटेड आ रहा है ना, तो पहले रिपीटेड कंडीशन कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। एज्यूमिंग दैट द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट, क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी formed if the how many 3 digits positive whole numbers can be formed with the number 11111 and 1।
यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें रिपीटिशन करने की इजाजत है तो बताओ 3 डिजिट्स का पॉजिटिव होल नंबर कैसे फॉर्म करोगे। 3 डिजिट्स का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। और ये बात मैंने आपको बहुत पहले की सिखाई भी है कि हमेशा नंबर डालना आप 100 प्लेस से स्टार्ट करोगे, जो भी आपकी लेफ्ट साइड होगी वहां से नंबर डालने का आगाज करते हो, सिवाय एक कंडीशन के। और वो कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको स्पेसिफिकली एंडिंग के बारे में हिदायत दे दी जाए तब आप हमेशा राइट साइड के ऊपर फिर नंबर डालते हो पहले, वरना नॉर्मली 99.9% केसेस के अंदर हमेशा लेफ्ट साइड से नंबर को प्लेसमेंट स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिफरेंट डिजिट्स पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1 1 1 1 एंड 1। यानी कि क्या कह रहा है, डिजिट्स रिपीटेड कर सकते हो और आपको जो डिजिट्स दे रहा है कौन कौन से दे रहा है, 1 1 1 1 1 एंड 1, 6 1 है आपको, 3 3 6 1 है। अब क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास 1 1 1 1 यानी कि 6 टाइम्स 1 गिवन है और इनसे आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको रिपीटिशन अलाउड है, बताओ कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हो। बिलीव मी, बेस्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर तो यहाँ पे कोई और नंबर्स होते ना शायद मैं क्वेश्चन नहीं करवाता, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बड़े मजे का लगा इसलिए आपको करवा रहा हूं कि भाई देखिए, अगर तो रिपीटेड की नॉर्मल केस कोई होता हम क्या कहते, भाई टोटल 6 नंबर्स हैं, 6 में से कोई सा भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा, चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, फिर 6 होगा, फिर 6 होगा, 216 आंसर बन जाएगा। अगर ये सिंपल नंबर्स होते तब मैं ये बात जरूर कहता, मगर चूंकि नंबर्स तीनों के तीनों 6 के 6 नंबर सेम आ रहे हैं और वो भी 1 आ रहा है, यानी कि 6 की 6 नंबर जो मुझे गिवन है कि जिन 6 नंबर से मुझे 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, ये तमाम के तमाम नंबर्स के आ रहे हैं, 1 ही आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे मैं इधर 1 प्लेस करूं, इधर करूं, इधर करूं, तो मुझे हर सूरत के अंदर जो आंसर में नंबर मिलेगा वो एक तरह का ही नंबर होगा। यानी कि कितने नंबर तो 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकता हूं, खाली एक ही फॉर्म कर सकता हूं, डायरेक्टली इसका आंसर 1 आ जाएगा। सर दोबारा बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हो सकता है कोई बच्चा ये बोले। तो भाई ये केस नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड इफ द डिजिट्स आर रिपीटेड फॉर्म 1 1 1 1 1, यानी कि आपको 6 1 के नंबर्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है इनसे कोई 3 डिजिट नंबर फॉर्म करो। भाई अगर तो ये नंबर्स डिफरेंट होते तो जरूर इसका आंसर 6 हो सकता था, या जो भी कंडीशन हम यूज करते हैं वो कर सकते थे, मगर यहाँ पे चूंकि 6 के 6 1 आ रहे हैं तो भाई पहले इस 1 को तुम पहले लिख दो, या पहले तुम इस 1 को लिख दो, या पहले तुम इस 1 को लिख दो, या तुम पहले इस 1 को लिखो फिर इसको लिखो फिर इसको लिखो, या पहले तुम इन 3 को लिख दो फिर इन 3 को लिख दो, या पहले तुम इसको लिख दो इसको लिख दो। हर सूरत में आंसर 1 ही बनेगा भाई। इसका मतलब कभी भी तुम्हारे पास 6 वंस गिवन हो, यानी कि 6 दफा 1 गिवन हो और उनसे कोई 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो एक नंबर ही फॉर्म हो सकता है। तो नंबर ऑफ कितने नंबर्स फॉर्म होंगे, एक ही फॉर्म होगा 3 डिजिट का। और केस पार्ट नंबर बी भी देख लीजिए, पार्ट बी क्या कह रहा है, इफ नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी कि आप किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सर क्या मतलब आपकी बात का, फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, अगर आप डिजिट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते, चूंकि 6 के 6 नंबर्स एक ही जैसे हैं, तो अगर आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं करी गई तो आपने फॉर एग्जाम्पल अगर 1 यहाँ पे यूज कर दिया तो 1 आप यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकते। रिपीटिशन क्योंकि क्या अलाउ ही नहीं है आपको, तो इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर फॉर्म ही नहीं कर सकते आप, तो इसका आंसर वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई कभी भी आपके पास अगर सारे नंबर्स एक जैसे आ रहे हो तो फिर अगर रिपीटिशन का केस होगा तो एक ही नंबर फॉर्म होगा, और अगर एक जैसे सारे नंबर्स आ रहे हो और नॉन रिपीटेड का केस हो तो आंसर 0 होगा। तो ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। आइए अब इस लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, फिर इस लेक्चर को फाइनली एंड करते हैं। सिंपल तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि एनईटी के पेपर्स में भी आपको मिल जाएगा, नस साइड पे भी मिल जाएगा, म्यूट साइड पे भी मिल जाएगा, स्पेशली उन यूनिवर्सिटीज में जहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, लाइक प्याज, लाइक एनईटी, वहां पे क्वेश्चन और ज्यादा आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा निकम्मा है, बच्चा क्या है, नल्ला है, बच्चा क्या है, उसको कोई बेसिक मैथ्स नहीं आती, एग्जामिनर को पता है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है ना, कैलकुलेटर अलाउ है तो 2 × 2 का आंसर भी किससे निकालेगा, कैलकुलेटर से निकालेगा वो। तो ऐसे पेपर्स के अंदर और ज्यादा वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चे को फंसाना होता है, जिसकी बेसिक मैथ्स होगी वाली वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्या कह रहे हैं, n परमुटेशन 2 = 20, तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, n परमुटेशन = 2 का मतलब 2 = 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला ओपन करोगे, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा चुका हूं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का r फैक्टोरियल, ऊपर वाली चीज n होती है, नीचे वाली चीज r होती है। सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले को ओपन कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n
फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 20। अब जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट नहीं है उसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो कैलकुलेटर की आदत थी, वो तो नल्ला था। तो भाई बाकी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, इनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे मैंने एक लेक्चर इस पर डाला हुआ है, हाउ टू सॉल्व फैक्टोरियल विदाउट कैलकुलेटर। मैंने इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरे आईबीए के स्टूडेंट्स होते हैं नस के लिए, उनके लिए लेक्चर हमेशा डालता हूं और उनके बैचेस में लाजमी पढ़ाता हूं। तो भाई एनईडी के बच्चों या प्यास के बच्चों, आपको चूंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने के चांसेस और ज्यादा होते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ्स के ऊपर सॉल्व होगा। कभी भी ऊपर नीचे फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हो, उसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं पूरे इस जगह पे चेक करके बताओ हाईएस्ट वैल्यू कहां पे आ रही है, कि n फैक्टोरियल बड़ा है या n माइनस 2 फैक्टोरियल बड़ा है। जाहिर सी बात है n फैक्टोरियल बड़ा है, तो इसको वहां तक एक्सपेंड करोगे, ये नीचे वाली चीज क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n इंटू n माइनस का 1 इंटू n माइनस का 2, और यहां पे आके फैक्टोरियल को वापस लगा दोगे, फर्दर एक्सपेंड नहीं करोगे, ताकि ऊपर वाले फैक्टोरियल से नीचे वाला फैक्टोरियल क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू n माइनस का 1 इक्वल टू 20। तो यहां पे जब इसको फर्दर एक्सपेंड कर दोगे, ओपन करोगे सॉरी, क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस का n इक्वल टू 20। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो भाई सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो बेटा क्या वैल्यू आ रही होगी, आई गेस ये आ रही होगी n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 4n माइनस का 20 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करिए भाई, सिंपल क्वाड्रेटिक। पहली वाली दो टर्म में से n कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, n माइनस का 5। लास्ट की दो टर्म्स में से 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, अगेन n माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो n की एक वैल्यू, एक n माइनस 5 आ जाएगा फैक्टर, एक n प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो n की एक वैल्यू मेरे पास 5 आ रही होगी और n की एक वैल्यू नेगेटिव का 4 आ रही होगी। अब ये क्वेश्चन और ज्यादा इसीलिए आता है कि एग्जामिनर को पता है कि जो बच्चा कैलकुलेटर वाला है उसको ये बात मालूम ही नहीं होगी कि n क्या होता है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं ले सकते आप, कभी भी पॉइंट में नहीं ले सकते। इसकी अक्सर एक छोटी सी मिसाल देता हूं जब मैं बैचेस पढ़ाता हूं फिजिकल नर्स के लिए या एनईडी के लिए या आईबी वगैरह के लिए। एक छोटी सी बात वहां पे करता हूं कि भाई देखो, नंबर ऑफ टर्म्स की मसाल उस बंदे की सी, अगर मैं उससे पूछता हूं कि भाई क्लास में कितने बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कभी मुझसे ये नहीं बोलेगा कि वो ये तो बोलेगा सर 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 60 बच्चे बैठे हुए हैं, मगर वो कभी ये नहीं बोलेगा सर नेगेटिव के 20 बच्चे हैं। वो कभी ये नहीं बोलेगा सर 5.5 बच्चे बैठे हुए क्लास में, क्योंकि 5.5 का मतलब क्या हुआ, 5 पूरे और एक आधा बैठा हुआ है क्या, या नेगेटिव के 20 का मतलब क्या होगा, 20 भूत बैठे हुए हैं क्या वहां पे। मतलब क्या, ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स का नेवर भी नेगेटिव, तो इस वाले को नेगलेक्ट कर दोगे, n की वैल्यू पॉजिटिव का 5 आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारा परमुटेशन के पास्ट पेपर्स के तमाम क्वेश्चंस के लेक्चर्स एंड होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कॉम्बिनेशन के ऊपर होगा, इसमें कॉम्बिनेशन के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हमारा परमुटेशन के फाइनली तमाम पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन एंड होते हैं। इस लेक्चर में मैंने कई आईबी के क्वेश्चंस करवाए, कई आपको नस्ट के करवाए, एनईडी के करवाए, म्यूट के करवाए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से करवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था मेरा बच्चा, आपकी फरमाइश के ऊपर काफी सारे स्टूडेंट जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर मैं लेकर आया था। एक छोटी सी बात करूंगा कि यार ये वो लेक्चर्स हैं जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में करवा रहा होता हूँ कवर। अपने चैनल के ऊपर वहां से ज्यादा मेहनत करने की सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह। मेरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे यहाँ पे आके देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई ये वहाँ पे भी पढ़ते हैं और इनके दोस्त भी आके यहाँ पे देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी रीज़न ये है कि भाई मैं खुद चूंकि इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, बड़ी हाई फाई फीस होती है यहाँ पे, हालांकि पेमेंट लोग कम ही देते हैं बट इनकी फीस बड़ी हाई फाई होती है पर बच्चे की, तो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हर बच्चे का हक है तालीम, उसी लिए इस चैनल को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करा था और वही एक बेसिक रीज़न था यार, अपनी मेहनत को यहाँ पे कैश करवाना, अपनी मेहनत बच्चे तक पहुँचाना। सो डेट वॉज द बेसिक रीज़न इस चैनल को स्टार्ट करने के लिए। सो आप तमाम लोगों की नेक ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सेकंड नंबर के ऊपर बच्चों कि यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक एंड होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कम्बिनेशन उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आपका फ़र्ज़ है कि यार जब एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका फ़र्ज़ है कि सदका जारिया को आगे भी पहुँचाएं, क्योंकि तालीम हर एक का फ़र्ज़ है। सही है ना भाई, जो भी जानने वाला हो, अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई मसले की बात नहीं, तो चैनल का लिंक दो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्टीट्यूड की लेक्चर्स देने को दो, क्योंकि एप्टीट्यूड की सबसे ज़्यादा महंगी जो पैसा बनाने की मशीन हो एप्टीट्यूड का धंधा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो सही है बच्चों, तो यहाँ पे इसी बात पे लेक्चर को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन पसंद आया होगा और इजीली अपने जिस भी इंस्टीट्यूट की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पे कामयाबी हासिल करोगे इंशाल्लाह। मेरी बहुत सारी दुआएं आप तमाम लोगों के साथ, मेरी बहुत सारी नेक तमन्ना आप लोगों के साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।